एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी सुबेश से मिलते हैं जो एक एंटिक शॉप चलाता है। एक दिन उसकी शॉप में एक अजीब सी मूर्ति आती है। ये मूर्ति देवी की जैसी दिखती है, लेकिन इसके हाथ में एक वीना स्वार्ड और एक सकल था जो काफी अजीब था। सुबेश का दोस्त रतन उस मूर्ति को स्टोर में रख देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रतन को एक डार्क शेडो फिगर दिखाई देता है जो कहता है, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। इससे रतन इतना डर जाता है कि वो अगले दिन शॉप पर आना ही बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम अतिन होता है और ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अतिन एक कंपनी में काम करता है और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसका प्रमोशन भी होता है। अतिन को एंटिक आइटम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है और सुबेश उसका दोस्त होता है। प्रमोशन की खुशी में अतिन पार्टी करने के लिए सीधा सुबेश की शॉप पर चला जाता है। वहाँ उसकी नजर उसी अजीब मूर्ति के ऊपर पड़ती है जिसको देखकर अतिन काफी अट्रैक्ट हो जाता है। वो सुबेश से पूछता है कि ये मूर्ति किसकी है। सुबेश बताता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। सुबेश का फादर बताता है कि कुछ दिन पहले एक पुराना बंगला खाली हो रहा था जो चक्रवर्ती फैमिली का था। उस फैमिली के सब लोग या तो मर चुके थे या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। उसकी आखिरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ यूएसए जा रही थी, इसलिए पूरा घर बेच रही थी। वहीं से सुबेश को काफी एंटिक सस्ते में मिल गए थे। वहीं पर उसे आकर ये मूर्ति एक बाबा दे गया था, बस ये उसे फ्री में मिली थी। अतिन को जब ये मूर्ति पसंद आती है तो सुबेश उसे कह देता है कि तू ये मूर्ति ले जा, पैसे तू बाद में दे देना। फिर दोनों प्रमोशन की पार्टी करने के लिए क्लब जाते हैं। क्लब में अतिन एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा क्लब खाली हो गया है और लाइट्स रेड हो गई हैं। उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो बुलाती है, मुझे भूख लगी है। अतिन घबरा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी घर चला जाएगा। घर जाते हुए रास्ते में उसे मिरर के अंदर से उसकी माँ की मरी हुई आत्मा की भूत दिखाई देती है। अतिन परेशान हो जाता है लेकिन इग्नोर करके घर पहुंच जाता है। घर के अंदर पुष्पा जी अतिन को खाना दे रही होती है क्योंकि अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और जाते वक्त उसकी माँ ने पुष्पा से कहा था कि अतिन का ख्याल रखे। तब से पुष्पा जी अतिन के साथ रहती है इसकी माँ की तरह। खाना खाने के बाद अतिन सोने जाता है, लेकिन तभी उसे वही क्रीपी फिगर दिखता है जो रतिन को दिखाई दिया था। उसे अपनी माँ की भूत की झलक दिखाई देती है। वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और तभी एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है ये सब तो बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो गिलास सच में गिरा हुआ था और जमीन पर गीले कदमों के निशान भी होते हैं। अगले दिन अतिन मूर्ति को टेबल पर रख देता है। उसके सामने अगरबत्ती जलाता है, फूल छिड़कता है, मतलब एक तरह से वो उसकी पूजा करने लगा है। थोड़ी देर बाद उसके घर बोश अंकल मिलने आते हैं। जब उनकी नजर इस मूर्ति के ऊपर पड़ती है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है ये मूर्ति तो तिब्बतन स्टाइल की लग रही है और शायद ये कोई तांत्रिक देवी हो सकती है। बोश अंकल समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रैक्टिस होती है। एक खास ब्रांच होती है जिसे बुद्धिज्म कहते हैं जो हिंदू तांत्रिक ट्रेडिशन से इंस्पायर है। फिर बोश अंकल अतिन को थोड़ा डांट, वो कहते हैं कि ऐसे किसी भी देवी की बिना समझे पूजा करना गलत हो सकता है क्योंकि हर देवी की अलग विधि होती है। गलत तरीके से की गई पूजा देवी को नाराज कर सकती है। वो कहते हैं कि वो कुछ दिन में एक लोकल पुजारी को ले आएगा जो इस मूर्ति के बारे में और बता सके। इन सब बातों के दरमियान मूर्ति के सामने रखा हुआ फूल हवा से हिलता है और गिर जाता है, मतलब कुछ तो प्रेशर है वहाँ। उसके बाद अतिन ऑफिस चला जाता है। वहाँ वॉशरूम में उसे खून से भरे पैरों के निशान दिखते हैं और बार बार एक ही आवाज सुनाई देती है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खिला दो। अतिन अब इस चीज से परेशान हो जाता है। घर आने के बाद भी वो टेंशन में ही होता है। फिर एकदम से वो फलों को काट के मूर्ति के सामने चढ़ा देता है। उसी रात अतिन की नींद खुलती है तो उसके सामने वही देवी का रूप खड़ा होता है। अतिन उसे माँ कहकर बुलाता है। देवी फिर से उसे खाना मांगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अतिन उस देवी के वश में हो गया हो, जैसे उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। अगले दिन से अतिन का बिहेवियर भी बदलने लग जाता है। वो ज्यादा सीरियस हो जाता है, लोगों से कटा कटा रहता है। रोज मूर्ति के सामने फूल के हार फ्रूट्स चढ़ाता, लेकिन मूर्ति कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब अतिन का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक अलग ही इंसान बन गया था। पुष्पा जी जो उसकी माँ की तरह थी उसका ख्याल रख रही थी, वो भी ये सब नोटिस कर रही थी। एक आधी रात को पुष्पा जी को घंटी सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि अतिन के एक कमरे में मूर्ति के सामने
पूजा कर रहा है। इससे ये क्लियर होता है कि अब अतिन का मेंटल बैलेंस अब ठीक नहीं है, उस पर जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। और इसी वक्त पुष्पा के पीछे एक लड़की की भूत दिखाई देती है, एक क्रीपी शैडो जैसा। पुष्पा जी ये सभी बातें भोश अंकल को बताती हैं। फिर भोश अंकल पुजारी को लेके अतिन के घर आते हैं ताकि वो उस मूर्ति के बारे में कुछ समझ सके। लेकिन पुजारी जी भी उस देवी को पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं कि अतिन को इस अननोन देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देवी के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो तब तक कोई गलत ना हो। ये सब सुनकर अतिन गुस्सा हो जाता है, वो पुजारी जी पर ही भड़क जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अतिन अब खुद का ध्यान भी नहीं रख रहा, उसके कपड़े, चेहरा सब कुछ बिगड़ा होता है। थोड़ी देर बाद अतिन को ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, लेकिन अतिन का तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। अवार्ड मिलते ही बस घर भागने चाहता था ताकि घर जाकर मूर्ति के सामने पूजा कर सके। उसके ऑफिस के दोस्तों ने भी उसके इस रवैये को नोटिस किया। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अतिन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उसी रात जब अतिन घर के लिए वापसी लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी कार के सामने एक औरत आ जाती है। अतिन मुश्किल से कार रोकता है। वो औरत अतिन से कुछ खाने को मांगती है। अतिन उसे अपनी ऑफिस पार्टी का बचा हुआ खाना दे देता है। तब वो औरत अपना नाम बताती है। इसका नाम डामरी होता है। वो कहती है उसे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो अतिन से कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो। किसी वजह से अतिन डामरी को अपने घर ले आता है। पुष्पा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अतिन की जिद के आगे वो हार मान जाती है। पुष्पा जी दामरे को खाने को तो कुछ दे देती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। दामिर का बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। लगता है जैसे दामरी का कोई डीप कनेक्शन हो उस देवी की मूर्ति के साथ और अतिन को बर्बाद करने आई हो। अतिन वापसी घर आकर तुरंत ही मूर्ति के सामने पूजा में बैठ जाता है और दामरी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर आधी रात को पुष्पा जी की नींद खुलती है। जब वो कैंडल जला रही होती है तो उसे एक भूतिया औरत दिखाई देती है। पुष्पा जी डर जाती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि पुष्पा जी घर से गायब हो चुकी हैं। पुलिस अतिन के घर आती है ताकि पता लगा सके कि आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन अतिन तो बिल्कुल ही लॉस हो चुका था। वो पुलिस से भी प्रॉपरली बात नहीं करता। भोश अंकल पुलिस से बात करते हैं। जब पुलिस और भोश अंकल को ये पता लगता है कि अतिन ने दामरी नाम की औरत को घर में जगह दी है, तो वो और भी शॉक हो जाते हैं। किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। रात को दामरी अतिन के लिए अजीब सा गंदा नॉन वेज खाना बनाती है। जैसे ही अतिन खाने लगता है, दामरी उससे कहती है भोग देवी को चढ़ाओगे नहीं, तुम खुद ही खाने लग गए हो। ये सुनकर अतिन खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जैसे गिल्टी फील कर रहा हो। फिर वो दामरी का बनाया हुआ गंदा नॉन वेज खाना मूर्ति पर चढ़ा देता है। उसके बाद अतिन मूर्ति की पूजा करता है, फिर वही गंदा खाना खाता है जिसकी उसको उल्टी भी हो जाती है। अतिन फिर सो जाता है, लेकिन रात को उसकी नींद फिर से खुल जाती है। जब वो मूर्ति के पास जाता है तो देखता है कि देवी ने पहली बार उसका चढ़ाया हुआ खाना खा लिया था। अतिन सिर्फ इतनी सी बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अतिन और दामरी आधी रात को मिलकर पूजा करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन अतिन अगली सुबह एकदम हैप्पी और एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन दामरी अतिन के लिए एक और बार वही गंदा सड़ा हुआ खाना लेकर आती है। अब रोज रोज वही सर्कल चलने लगता है। दामरी वही सड़ा हुआ नॉन वेज खाना देवी को चढ़ाती है, फिर वही बचा कुचा गंदा खाना अतिन को खिलाती है। अतिन उसके बाद पूजा करता है, ऑफिस जाता है, वापसी आकर फिर पूजा करता है और फिर ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हम अतिन को रेगुलरली शमशान जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो माँ चिल्ला चिल्ला के आवाजें मार रहा होता है। कुछ दिन बाद पुलिस अतिन को इन्फॉर्म करती है कि पुष्पा जी अभी तक उन्हें नहीं मिली, लेकिन अतिन बिना किसी के इंटरेस्ट के बोलता है केस क्लोज कर दीजिए। उसी रात भोश अंकल अतिन का हाल जानने के लिए उसके घर आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि अतिन एकदम अजीब तरीके से नाच नाच के पूजा कर रहा है, जैसे वो पागल हो गया हो। ये सब देखकर भोश अंकल का दिल कांप जाता है। अतिन उनके साथ बहुत अजीब बिहेवियर करता है। तभी भोश अंकल की नजर दामड़ी पर पड़ती है और दामड़ी की आंखों में एकदम डिमोनिक रेड ग्लोइंग लुक होती है। भोश अंकल समझ जाते हैं कि अब कुछ बड़ा और गलत होने वाला है और उन्हें कुछ एक्शन लेना होगा। तब भोश अंकल जाते हैं अतिन के दोस्त सुबेश के पास। उसे कहते हैं तुम मुझे इस मूर्ति के बारे में सब कुछ बताओ। सुबेश बताता है कि उसका एम्प्लॉयर रतिन, जो पहली बार मूर्ति को देखकर काम छोड़ के चला गया था, कभी वापस नहीं आया। उस दिन से
वो मिसिंग है। तो घोष अंकल और सुबेश जाते हैं उस आदमी के पास जिसने ये मूर्ति दी थी ताकि असली राज पता लगाया जा सके। वहाँ दूसरी तरफ अतिन का बिहेवियर ऑफिस में भी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता जा रहा था। अतिन बहुत सारा खाना ऑफिस लेके जाता था, इतना कि पूरी कैंटीन में स्मेल फैल जाती है। उसका पूरा लुक बहुत ही अजीब हो गया था। ये वही अतिन था जो पहले एक गुड लुकिंग बॉय हुआ करता था, लेकिन अब उसका हाल कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया। अतिन जब भी गंदा खाना खाता उसे उल्टियाँ आती, फिर भी वो वही खाता क्योंकि देवी का प्रसाद था। इस बिहेवियर को देखकर उसके बॉस ने उसे एक वीक की छुट्टी दे दी ताकि वो चेकअप कराए और खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। छुट्टी मिलने के बाद अतिन फिर भी शमशान जाता रहा, फिर एक रोड साइड पर ढाबे पर खाना खाने जाता है। वहाँ एक बुढ़ा चाचा उसे मिलता है जो उससे आधी रोटी मांगता है। अतिन उन्हें अपनी रोटी का बड़ा टुकड़ा दे देता है तो चाचा उसे कुछ अजीब बातें बताता है। सबसे पहले तो चाचा अपना नाम बताता है, कृष्ण नंदा माइत्रा। फिर वो कहते हैं कि उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं और अचानक से वो बोलते हैं डार्क फोर्सेस ट्रू डिवोर्स को भी हार्म कर सकती हैं, लेकिन किसी भी तांत्रिक शक्ति से ज्यादा पावरफुल होता है प्यार का तंत्रा। ये सब सुनकर अतिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी चाचा अतिन को एक बड़ा सा लॉकेट पहना देते हैं और कहते हैं जब तक तू ये लॉकेट पहने रहेगा कोई भी बुरा साया तुझे छू नहीं पाएगा। ये पूरा इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि कोई देवी फोर्स अतिन की मदद कर रही है ताकि वो इस पूरी हॉन्टेड सिचुएशन से बच सके। दूसरी तरफ घोष अंकल और सुबेश जाते हैं पुजारी के पास जिसने ये मूर्ति सुबेश को फ्री में दी थी। वहाँ पुजारी मूर्ति का असली राज खोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है ये कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं है बल्कि ये मूर्ति 10 महादेवियों में से नामी देवी की है जिनका नाम देवी मतंगी है और कल शायद अतिन की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। दूसरी तरफ जैसे ही अतिन लॉकेट पहनता है तो उसकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। उसे कमजोरी महसूस होती है, उसे महसूस होता है कि मेरा घर तो पूरा कचरे का ढेर बन चुका है और वो डामरी के ऊपर भड़कता भी है, लेकिन डामरी नॉर्मली बोलती है आज मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर सकती। तभी अतिन महसूस करता है कि घर के नीचे कुछ क्रीपी सिंबल बने हुए हैं और आसपास कई डेड बर्ड्स और बिल्लियां जैसे जानवर भी पड़े हैं। अतिन की आंखों से अब पर्दा उठ रहा था और तभी वो पुलिस को कॉल करता है। अतिन पुलिस से पुष्पा जी के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन वो कहते हैं आप ही ने तो हमें केस क्लोज करने को बोला था। तो अतिन तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करता है ताकि पुष्पा जी की फोटो में पेपर के अंदर छपवा सके। रात के वक्त अतिन को 2 भयानक घोस्ट अटैक करते हैं। उसी वक्त अतिन को दामरी का असली रूप भी दिख जाता है जिसका चेहरा एकदम विकराल था। दामरी उसे कहती है आज मैं पूरा घर क्लीन करूंगी, तू ऑफिस से देर से आना क्योंकि आज रात मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगी। ये कहते ही वो साथ एक क्रीपी पागल सी हंसती है। ये मोमेंट था जहाँ पर अतिन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो किसी डेंजरस ट्रैप में फंस गया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबेश अंकल, घोष और पुजारी जी अब देवी की ओरिजिन के डीप फैक्ट बताते हैं। राजा ताजिन कभी तिब्बत के एम्परर जेम्योंग डोर्ज से नहीं हारे थे। उन्हें कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनकी बेटी को मार दो। जब भी लोग उसे जहर देने आए थे लेकिन हर बार कोई न कोई उसे आकर बचा लेता था। एम्परर को लगता था कि ये कोई बड़ी साजिश है और उसने वार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वार से पहले उसकी पूरी फैमिली बीमार पड़ गई, खुद एम्परर तक भी। लेकिन एक बंदा बिल्कुल ही तंदुरुस्त होता है, ताजिन की बेटी जो कि अब देवी बन चुकी थी। एम्परर की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। ये सब कुछ उस टॉक्सिक कॉलेजेस की वजह से हुआ था जिसका नाम सेशरक्स चक्रवर्ती था। ये वही चक्रवर्ती फैमिली के एंसेस्टर हैं जहाँ पर सुबेश को फ्री में मूर्ति मिली थी और इनकी पूरी फैमिली चक्रवर्ती परिवार की जनरेशन से है। और 16 सेंचुरी में चक्रवर्ती फैमिली एक बंगाल के घर में शिफ्ट हुई थी। उस वक्त उस घर के मालिक थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती और उस वक्त उसका भाई था राक्षस चक्रवर्ती। माना जाता है कि ये चक्रवर्ती इतने एक्सपर्ट टॉक्सोलॉजिस्ट थे कि सांप भी इनसे डरते हैं। जबकि उम्र 30 साल की हुई तब वो अचानक से गायब हो गए थे क्योंकि वो एक तपस्वी गुरु के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे। 10 साल तक उन्होंने तपस्या और शिक्षा ली और फिर तिब्बत गए। वहाँ वो एक तांत्रिक गुरु से मिले और एक महातांत्रिक बन गए।
चक्रवर्ती ने ताजिन की बहन को हील किया और फिर इनडायरेक्टली तिब्बत के एम्पायर को डाउनफॉल ला दिया। इस काम के लिए उन्होंने किंगडम के बेस्ट मूर्तिकार को बुलाया और उससे वही मूर्ति बनवाई जो आज अतन के पास है। तभी तो वो मूर्ति तिब्बतन की जैसी दिखती है। सहारक्षा को पता चला कि अगर ये मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो बिना सोचे समझे तबाही मच जाएगी, इसलिए वो चुपचाप मूर्ति लेकर बंगाल वापस आ गए। तब से लेकर आज तक 600 साल से चक्रवर्ती परिवार पर देवी का आशीर्वाद बना रहा। लेकिन इसका एक रूल भी था, जब तक चक्रवर्ती की फैमिली घर को छोड़ेगी तो उन्हें इस मूर्ति को किसी और को सौंपना होगा। और इसी वजह से ये मूर्ति सुबेश को फ्री में दे दी गई थी, क्योंकि चक्रवर्ती फैमिली हमेशा के लिए उस घर को छोड़ रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मूर्ति अतन की जिंदगी में इतना बड़ा अनर्थ लाएगी। वो कहता है अतन को बचाना बहुत मुश्किल है, उसे अब कोई देवी पावर ही बचा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अतन अब ऑफिस जा रहा है और क्लियरली वो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। और ऑफिस के बाद वो आज शमशान भी नहीं जाता, बिल्कुल सीधा घर लौट आता है। अतन जब घर के बाहर पहुंचता है तो घोष अंकल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अंकल उसे मूर्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी रिवील करते हैं कि दामरी का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अंकल उसे बताते हैं कि ये देवी असल में देवी सरावास्ती का तांत्रिक रूप है, इसलिए उसके हाथ में वीणा भी होती है। वो हर बार रिजेक्टेड या इम्प्रूव चीज को अपनाती है। और क्योंकि अतन ने देवी की पूजा में कुछ गलती की थी, इसलिए अतन उसके शराब का शिकार बन गया है। अंकल उसे मजीद समझाते हैं कि जब देवी गुस्सा होती है तो विक्टिम सबसे पहले सोचना समझना छोड़ देता है। फिर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है, बिल्कुल जैसा अतन के साथ हो रहा था। और साथ ही उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और वो शमशान जाने जैसे काम करता है। और आखिर में एक पिशाचनी आकर उसे समाप्त करने की कोशिश करती है। और इस केस में दामरी ही वो पिशाचनी है। उसने अतन को घिनौना खाना खिलाया, उसका शरीर और मन दोनों कमजोर कर दिया था। और आज अमावस्या की रात है, दामरी अपने असल रूप में आकर अतन को खत्म करने वाली थी। ये सुनकर अतन कहता है चलिए यहाँ से भाग जाते हैं, कल सुबह आकर मूर्ति को फेंक देंगे। लेकिन अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं वो पिशाचनी अतन का पीछा नहीं छोड़ेगी, उसे आज रात ही सामना करना पड़ेगा। तीनों अतन, घोष अंकल और सुबेश छुप के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ दामरी अपने असल रूप में होती है और एक कटा हुआ हाथ खुला रही होती है। वो हाथ पुष्पा जी का होता है। इसके बाद दामरी घोष अंकल पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सीधा अतन पर अटैक करती है, लेकिन अतन के पास उस लॉकेट की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाती। फिर दामरी अतन का दिमाग कंफ्यूज करने लगती है और कहती है ये लॉकेट उतार दो, ये तुम्हारी ताकत छीन रहा है। पहले से ही कमजोर और डिस्टर्ब अतन उसकी बातों में आ जाता है और अपने लॉकेट को उतार देता है। और बस उसके लॉकेट उतारने की देर थी, दामरी उस पर ऊपर हमला कर देती है। ऐसा लगता था कि अब अतन का खात्मा पक्का है, लेकिन तभी उसे याद आता है उस बुढ़े चाचा की बातें कि किसी भी तंत्र से बड़ा होता है प्यार। अतन को बेहोश अंकल का प्यार याद आता है, उसके साथ बीते हुए पुराने पल याद आते हैं और उस एक इमोशनल स्पार्क से अतन लॉकेट को पकड़ लेता है और दामरी के सर पर जोर से वार करता है। दामरी जोर से चिल्लाती है और समाप्त हो जाती है और उसका पिशाचनी वाला रूप जलकर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अतन बच जाता है और एक बड़ा शापित चक्र टूट जाता है। उसका शरीर हवा में गायब होते दिखाई देता है। फिर अतन मूर्ति वाले कमरे में जाकर हंस रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम इंजर्ड घोष अंकल को देखते हैं जिनका ख्याल अतन रख रहा होता है। अतन अब एकदम से नॉर्मल हो चुका था। वो अंकल को बताता है कि उसने उस मूर्ति को पानी में बहा दिया। इनफैक्ट अब अतन ऑफिस में भी पहले की तरह मस्त काम कर रहा है और लड़कियां भी अब अतन को वापस से भाव दे रही थी। वो उसे अपडेट पे भी बुला रही हैं। सीरीज के आखिर में हम दो ड्रंक लोगों को देखते हैं। उनमें से एक जब सुसु करने जाता है तो वो उसके सामने आ जाती है, आई एम हंग्री। वो बंदा वहीं पर चिल्लाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ही ऐसी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।